नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने 50 प्रश्न लिए हैं। तो आज की ये हमारी हिंदी की मैराथन क्लास होंगी। इसके पहले भी एक मैराथन क्लास होगी हमारी, जिसमें हमने 45 प्रश्न लिए थे। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखिए। चलिए, पर आज की क्लास कैसी रहेंगी जरूर कमेंट में जरूर बताना, ताकि अगर अच्छी रही आपके लिए सही, आपको लगता है कि ऐसी क्लास ही होना चाहिए तो कमेंट में बताना, ताकि ऐसी क्लास मैं लेके आते रहूं। चलिए, तो आज हम देखते हैं। देखिए, आज जो 4th ग्रेड की कक्षाएं है ना, उसमें हिंदी के जितने भी टॉपिक है, लगभग 17 टॉपिक है। तो सभी के प्रश्न मैंने आज ले लिए, जैसे कि पारिभाषिक शब्द का प्रश्न है, पत्र का है, काल का है, विशेषण का है, ठीक है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, विलोम है, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, सभी प्रकार के प्रश्न हैं। ये समझे कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। पेपर में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे, बस यहाँ अंतर इतना है कि आप 50 प्रश्न है, ठीक है। तो यही समझिए कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर टाइप करते चलना है। आपको लगता है कि इसका क्या आंसर है तो बताते चलना है। चलिए, कक्षा में स्टार्ट करते हैं। देखिए, विधेयक के लिए मानक अंग्रेजी शब्द बताना है आपको। तो लॉ हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, बिल हो जाएगा, या फिर एक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताना आपको। इसके लिए लॉ क्या हो जाता है, विधि हो जाता है, विधि शब्द के लिए हो जाएगा अंग्रेजी शब्द। वैलिड हो जाएगा जो विधि मान्य हो। भाई बिल, तो बिल क्या हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा। और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारे पास में, अधिनियम। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बिल हो जाएगा, जो विधेयक के लिए उचित शब्द है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फेस वैल्यू के लिए मानक शब्द बताना आपको कि क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य के लिए होगा शब्द सही, या क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य, या फिर मानक मूल्य। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य। ये पहला आंसर हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। देखिए, आत्मानंद शब्द है, इसमें आपको क्या बताना, संधि बताना है। तो इसकी संधि क्या है, कौन सी संधि है ये आप मुझे बताइए, और साथ में इसका जो संधि विच्छेद है वो कौन सा वाला सही होगा ये बताइए। आत्म और आनंद होगा, आत्म आनंद होगा, आत्मन आनंद होगा, या फिर आत्मा और आनंद होगा। चारों में से क्या सही होगा। तो देखिए, आत्म के साथ में नहीं होगा, इधर आनंद 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 चारों सही है। हमको आगे वाले को देखना है कि कौन सी गलतियां है। आत्मा के साथ भी नहीं होगा, आत्मन के साथ भी नहीं होगा। किसके साथ होगा, आत्मा के साथ। जो आत्मा का आनंद होता है उसे क्या कहते हैं, आत्मानंद कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, म में आ है, और यहाँ का दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और आ क्या है, दीर्घ स्वर है, इसलिए जो संधि होंगी हमारे पास ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो हमारे पास संधि का नाम भी मिल गया, दीर्घ स्वर संधि। और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है, आत्मा और आनंद। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। उत्तरायण संधि विच्छेद है, उत्तरायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो साथ में आपको संधि भी बताना है। तो देखिए, पहला शब्द तो उत्तर होगा, बिल्कुल सही है ना। उत्तर के साथ में ये उत्तरा वाले पहले आप काट दो, ठीक है। अब बात रही अयन या फिर ये अयन, दोनों को में से क्या ले। अब यहाँ तो हमको ये ना दिख रहा है, तो हम यही सोचेंगे कि याला सही होगा, ये गलत। लेकिन क्या होता है कि अगर र हो, या फिर स हो, या फिर री हो सामने, इसके बाद में ये न हो, तो ये ना किस में बदल जाता है, अणा में बदल जाता है, याले ना में बदल जाता है, ठीक है।
तो क्या याद रखना है कि क्या हो जाएगा, उत्तर और अयन हो जाएगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो इसमें यहाँ का और यहाँ का मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, इस न का परिवर्तन इस न में हो जाएगा। तो न के परिवर्तन से व्यंजन संधि हो गई, और अ मिलने से आ बना, उससे क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि। तो पहले तो आपको इसमें दीर्घ स्वर संधि लगाना है। साथ में अगर आप ऑप्शन में दोनों दे दिया कि स्वर संधि भी और व्यंजन संधि भी, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर और अयन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। उच्चारण, उच्चारण में संधि है। अब उच्चारण शब्द में आपको संधि बताना है कौन सी है। तो सबसे पहले आप उसका विच्छेद करिए कि क्या होगा। तो देखिए, जो मूल उपसर्ग होता है वो होता है उद, और शब्द हो जाएगा चारण। ऑप्शन में अगर उद ना हो तब आप उद को सही मान सकते हो, क्योंकि इसी तरह की बहुत सी किताबों में उद मिलता है, अब जो अभी प्रचलन में चला हुआ है। लेकिन जो मूल है वो उद है। अगर दोनों ऑप्शन में दे रहेंगे तब आपको पहले इसको सही करना है। अगर ये गलत, ये नहीं दिया हुआ है, तब आप उद को सही मान के कर सकते हो, है ना। उद के साथ में भी क्या होगा, चारण हो जाएगा, तो बन जाता है उच्चारण। तब यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में क्या बदला है, द च में बदल गया, त भी च में बदल रहा है। तो क्या हो रहा है, व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है। और व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है मतलब कौन सी संधि हो जाएंगी, व्यंजन संधि। तो विसर्ग संधि नहीं होंगी, व्यंजन संधि हमारे पास सही हो जाएगा। दीर्घ संधि भी नहीं, अयादि संधि भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, निराशा में संज्ञा है, तो आपको बताना है जो निराशा शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, संकेतवाचक, तो ये नहीं होती है। जातिवाचक, ये निराशा किसी जाति को नहीं दर्शाती, किसी समूह को नहीं दर्शाती, तो जातिवाचक भी नहीं होगा। निराशा किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शाती है ना। और निराशा क्या होती है, दुख पीड़ा वगैरह है ना, जो निराशा छाई होती है उसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। और ऐसी चीजें किसमें आती है, भाववाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होंगी। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, जैसे अच्छाई है, ये भी भाववाचक में आ जाएगा। बुराई है, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। जो चमक है उसको आप नहीं देख सकते हो, चमक को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो चमक किसमें आ जाती है, भाववाचक संज्ञा में। देखिए, भाववाचक संज्ञा का सीधा सा सिंपल है कि आप उसको टच नहीं कर सकते, है ना, ऐसे छू के नहीं देख सकते। ठीक है, उसका स्वाद नहीं ले सकते हो आप। तो ऐसी चीजें किसमें जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा में। चमक को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। किसी को लाके बता सकते हो ये चमक है, आप पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है, जीत है, जीत को भी आप नहीं छू सकते हो, ये भी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। आलस्य, आलस्य भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भिंडी, भिंडी को आप छू सकते हो, खा सकते हो, है ना। और भिंडी क्या करती है, पूरे समूह को दर्शाती है। जो समूह को दर्शाता है वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा चौथा हमारे पास सही। यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता था कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है, ये क्या है, जातिवाचक है हमारे पास में, तो भी यही आंसर होता। तो इस तरीके से प्रश्न बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या करना है, रटना नहीं है, किसी चीज को समझना है। अगला प्रश्न, निजत्व। जो निजत्व भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी है, कौन सी संज्ञा। ये जो निजत्व संज्ञा बनी है वो किससे बनी है, संज्ञा से बनी है क्या, नहीं। ये किससे बनी है, ये है नीच, और इसमें क्या लगा है, तो प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो नीच क्या है, सर्वनाम है।
ठीक है, तो संज्ञा से नहीं, विशेषण भी नहीं, क्रिया भी नहीं, क्या है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। अब आपको बताना है कि ये जो चारों सर्वनाम है इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। यह की हम बात करें तो यह क्या हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। वह क्या हो जाएगा, वह भी निश्चयवाचक में आ जाएगा। और साथ में ये किस में आ जाते हैं, ये हमारे पुरुषवाचक में भी आ जाते हैं, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आते हैं। किसने, अब किसने मतलब कि प्रश्न कर लिया, इसमें से प्रश्न का अनुभव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्रश्नवाचक हो जाएगा, हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई क्या है, निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है, ये हो जाएगा हमारे पास में अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ ले कि इसी में कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोई हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास प्रश्नवाचक पूछा है तो किसने क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। कोई, किसी, कुछ सर्वनाम है, ये किसमें आते हैं। कोई आया, तो कौन, कोई आया तो हमको पता नहीं कि कौन आया है ना, कोई मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया है। किसी को, तो किसी को भी दे दो तो निश्चित नहीं है। कुछ भी, है ना, तो ये क्या है, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, है ना। तो निश्चयवाचक नहीं होगा, क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यही क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही। प्रश्नवाचक नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अब संज्ञा से बना विशेषण, उसके बाद आपको नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान देना है। ये तो आप डायरेक्ट देखो संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है, तो आप देखोगे शारीरिक, शरीर से बना और शरीर संज्ञा है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ोगे नहीं, तो ऐसी गलती हो सकती है, इसलिए प्रश्न इधर से पढ़ो, उसके बाद में एक बार रिटर्न पढ़ो, ताकि हमको पता चल जाए कि नहीं पूछा है या सही पूछा है या गलत पूछा है। तो शारीरिक जो बना है विशेषण वो किससे बना है, शरीर से। और शरीर क्या है, संज्ञा है, ये संज्ञा से बना हुआ है। नैतिक किससे बना है, नीति से। और नीति क्या है, संज्ञा है। नागरिक किससे बना है, नगर से। और नगर भी क्या है, संज्ञा है। भगोड़ा, भगोड़ा किसे कहते हैं, भाग जाता है ना, तो भागना, भागना क्या है, क्रिया है, संज्ञा नहीं है। तो भगोड़ा किससे बना है, भागना से। और भागना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से बना विशेषण है, इसलिए हमारे पास चौथा सही हो जाएगा। बाकी तीनों किससे बने हैं, तो संज्ञा से बने हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, नीली साड़ी में विशेषण है ना, नीली साड़ी में आपको विशेषण बताना है। तो नीली साड़ी, नीली क्या कर रहा है, उसको गुण को दर्शा रहा है उसके, ठीक है। तो संख्या को दर्शा रहा है क्या, नहीं, तो संख्यावाचक बिल्कुल नहीं होगा। परिमाण को दर्शा रहा है क्या, नहीं दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही। सार्वनामिक भी नहीं होगा, तो सर्वनाम होना चाहिए, ठीक, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अकर्मक क्रिया, है ना, आपको बताना इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है। राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, तो यहाँ कर्म उपस्थित है। वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा मतलब पढ़ने के लिए बुक वगैरह कुछ तो लगेगी, मतलब यहाँ भी क्या है, कर्म उपस्थित है।
मैं कल वाली क्लास में आपको बताया था कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, है ना। जो अगर पढ़ना हो, लिखना हो, खाना हो, देखना हो, ये किसमें आती है? सकर्मक में, क्योंकि इसमें हमको किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। नाचना, सोना, हंसना, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अकर्मक में आ जाती है ना। राधा सो रही है, अब ये सो रही थी, इसमें कोई कर्म उपस्थित नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वह केले खा रहा है, तो क्या खा रहा है? केले खा रहा है, तो यहाँ भी क्या है? कर्म उपस्थित है। देखिए, जो 90% काम करती है, आप क्या कीजिए, वाक्य में क्या प्रश्न कर लीजिए, और क्या प्रश्न करने पे आपको उत्तर में क्या मिलना चाहिए? कर्म मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कर्म। जैसे वह केले खा रहा है, तो आपने प्रश्न किया क्या खा रहा है ना। क्रिया के सामने प्रश्न करना आपको, है ना। क्या खा रहा है, तो क्या आंसर मिलेगा आपको? केले, और केले क्या है? कर्म है, खाने वाला कर्ता उपस्थित है। अगर आपने ये प्रश्न है पक्षी उड़ रहा है, आप प्रश्न करोगे क्या रहा है? उड़ रहा है ना। कौन उड़ रहा है ये नहीं करना आपको, है ना। उड़ रहा है, और कौन उड़ रहा? पक्षी। तो पक्षी क्या है? यहाँ पे करता है ना, कर्म नहीं है, क्या है? करता है, इसलिए। और यहाँ हमने पूछा कि क्या खा रहा है, तो केले खा रहा है, खाने वाला कौन है? वह है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं नहीं करवाती। जो कर्म का बोध ना कराए तो वो क्या हो जाएंगी? जो कर्म का बोध कराएंगे उसको हम सकर्मक बोलेंगे। कर्म और स लगा दिया तो कर्म के साथ, और अ लगा दिया तो अकर्मक। ठीक है, तो जो कर्म का बोध नहीं कराएंगे वो क्या होंगी? अकर्मक। तो प्रेरणात्मक होंगी क्या? नहीं होंगी। संयुक्त भी नहीं होंगी। अकर्मक क्रिया, तो थर्ड ऑप्शन सही। सकर्मक भी नहीं होंगी, है ना। ये क्या पूछा? नहीं पूछा है। कर्म का बोध नहीं कराती, तो कौन नहीं कराती? अकर्मक क्रिया नहीं कराती। देखिए अगला प्रश्न, बुरी तरह से हारना। अब इसका आपको बताना है मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। मुंह तोड़ जवाब देना, इसका तो जो करारा जवाब दिया जाता है उसके लिए होता है। मुंह उतरना, नॉर्मल से हार जाते हैं तो मुंह उतर जाता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। मुंह की खाना, क्या कहा है? बुरी तरह से हारना कहा है। तो नॉर्मल हारने की बात होती तो मुंह उतरना हो जाता, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हारा है, इसलिए क्या हो जाएगा? मुंह की खाना। थर्ड ऑप्शन सही। जैसे कि मैच में पाकिस्तान ने भारत के साथ जो मैच था उसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई उनकी। मुंह देखते रह जाना, तो ये भी नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? मुंह की खाना हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, क्या है? खून का घुट पीना। भावार्थ है, अब आपको बताना है कि खून का घुट पीना का क्या अर्थ होता है। बहुत बीमार होना, नहीं होगा। बहुत हिंसक होना, ये भी नहीं होगा। अवांछित कार्य करना, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? अपमान सहना, है ना। जो अपमान सहता है उसके लिए कहते हैं कि वह तो खून का घुट पीकर रह गया, मतलब अपमान हुआ उसका, वो सह लिया उसने। ठीक है, कोई क्रिया नहीं दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। संदिग्ध वर्तमान काल है, अब बताइए कि क्या आंसर होगा इसमें, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल में, चलिए संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान का होना चाहिए जिसमें संदेह हो। ठीक है, वो किसमें आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम सो चुका है, अब क्या कहा है इसमें? सो चुका है। चुका से क्या पता चलता हमको? भूतकाल। और है मतलब कि अभी जस्ट उसने काम किया हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में?
आसन्न भूत हो जाएगा। अगर यहाँ होता राम सो चुका था होता तो ये पूर्ण भूत हो जाता। हम कल चल सकते हैं, अब कल की बात है तो ये किसमें जाएगा, भविष्य में, और कैसा, सामान्य भविष्य। ठीक है। रमेश पढ़ रहा था तो रहा से आपको पता हो जाएगा वर्तमान काल, और क्या, पढ़ रहा था मतलब कि देखिए नहीं, रहा से आपको क्रिया के चलते हुए का पता चलता है, और था मतलब भूतकाल, तो जो क्रिया चल रही थी मतलब पूर्ण नहीं हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण भूत। वर्षा हो रही होंगी, होंगी रही होंगी से पता चल जाएगा वर्तमान काल, और हो रही होंगी तो कोई कंफर्म नहीं, बन भी हो सकती है और हो भी रही होंगी, तो यही हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, अपूर्ण भूत काल है, अपूर्ण भूत का कौन सा उदाहरण है, लड़की पहुंचने वाली है, अब ये पहुंचने वाली है मतलब भविष्य में पहुंचने वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य हो जाएगा। हमसे भूतकाल का पूछा है ना। चिड़िया उड़ रही थी, उड़ रही थी मतलब कि उसका कार्य जारी था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूत, और यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुमने अधूरा काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, काम जो कर चुका है लेकिन पूरा नहीं किया तो उसको कह रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, भूतकाल है, और कैसा काल है, तो पूर्ण भूत है। ठीक है। रेलगाड़ी पुल पार कर चुकी है, अब आपने अभी देखा है जस्ट, और अभी पार किए इसलिए आपने ऐसा कहा कि पुल पार कर चुकी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आसन्न, जो क्रिया जस्ट हुई हो उसके लिए क्या कहते हैं, आसन्न भूत। तो ये हमारे पास में आंसर तो ये हो गया अपूर्ण भूत का, चिड़िया उड़ रही थी। देखिए अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का सुमेल गलत है, अब इसमें कौन सा सुमेल गलत है, स्वामी तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होता है, साई होता है, बिल्कुल सही है। पक्ष तत्सम है, इसका पंख हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजा का राय हो जाता है, बिल्कुल सही है। वत्स का बस्ती नहीं होता है, ये गलत है, तो चौथा हमारे पास सही हो जाएगा। जो वत्स तत्सम शब्द है ना, इसके दो तद्भव होते हैं, दो तद्भव जो प्रचलित है, एक है बच्चा और एक तद्भव है इसका बछड़ा ना, तो दोनों ही बिल्कुल सही है, यहाँ पे बस्ती नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में जो गलत सुमेल दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, देशज शब्द है, अब आपसे देशज पूछा है तो कौन सा होगा, बहु क्या है, तद्भव है। दही क्या है, तद्भव है। आज क्या है, तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है अद्य होता है, दही का दधी होता है, और बहु का क्या हो जाएगा, वधु हो जाएगा तत्सम। जो पगड़ी है ये क्या है, देशज शब्द है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, अधिसूचना में भाग के साथ किसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो अधिसूचना के में जो भाग के साथ जिसका अध्ययन किया जाता है या उल्लेख किया जाता है वो क्या है, तो प्रभाग का किया जाता है, संभाग का किया जाता है, या विभाग का, या फिर अनुभाग का। तो अधिसूचना में हम अनुभाग का क्या यूज करेंगे, संभाग की भी आवश्यकता नहीं, प्रभाग की भी नहीं। जिस विभाग का है उसके हम क्या करेंगे, उसमें उल्लेख करेंगे, तो विभाग का उल्लेख होगा उसमें। ठीक है, तो यार थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जो बेत शब्द है इसका तत्सम रूप बताना है। जो बेत है ये तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, वेंत नहीं होता है, वेत्र होता है।
है ना। तो यही हमारे पास सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वेत्र। ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है वेद, वेद, ठीक है, तद्भव। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए आज की जो क्लास है उसमें पूरे 50 प्रश्न है ना, और काफी महत्वपूर्ण होंगे ये आपके लिए क्लास, तो इसको पूरी देखिए, है ना। और बाद में आप लास्ट में मुझे बताइए कि क्लास सही रही या नहीं रही। अब देखिए, उप उपसर्ग नहीं है, आपने एक बार पढ़ा उप उपसर्ग नहीं है, पीछे से पढ़ोगे नहीं पूछा है, तो आपके दिमाग में प्रश्न रह जाएगा सही क्या पूछा है। तो उपेक्षा जो है यह है उप और इच्छा, तो इसमें उप उपसर्ग है और हमसे नहीं पूछा है। उपजाऊ शब्द में क्या है, यह है उपज, उपज शब्द है, और इसमें क्या है आउ प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो यही हमारे पास सही हो जाएगा। उपाध्याय में क्या है उप और अध्याय हो जाएगा, यहाँ भी उप उपसर्ग है। औपनिषद में क्या हो जाएगा, अब आप ये मत देखना कि सब जगह तो दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा तो ये सही कर दोगे, शब्दों को तोड़ते हुए चलना है ना, समझते हुए। ये इसमें भी क्या है उप उपसर्ग है, उप हो जाएगा निषद, इसमें लगा है इक प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है औपनिषद, औपनिषद देख, है ना। तो यहाँ पे क्या है उप उपसर्ग है, तीनों में है, सिर्फ यहाँ उपज शब्द है, यहाँ उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह गलत है, तो आपको बताना कि मूल शब्द और जो प्रत्यय है उसमें किस जो विग्रह है कौन सा गलत है। तो लड़ाका है, तो ये किससे बना लड़ और आका से, इसको गलत मत कर देना कि लड़ाका लड़के से बना होगा, है ना। ये किससे बना लड़ मतलब लड़ना से, और इसमें आका प्रत्यय तो बिल्कुल सही है। घुड़की घुड़क और ई प्रत्यय से बना है, ये भी सही है। बिगाड़ू बिग और आड़ू से नहीं बना है, बिग क्या होता है बिगाड़ू मतलब जो बिगड़ा हुआ हो, है ना। तो ये किससे बना है बिगाड़ से, बिगाड़, और इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है ऊ प्रत्यय है, तो ये होना चाहिए था, तो यही पे गलत दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन सही। विशेला विष और एला प्रत्यय बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का अर्थ, अभिज्ञ का अर्थ बताना है। ज्ञान शून्य, अल्प ज्ञानी, अच्छी तरह जानने वाला, या फिर मूर्ख। तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना है, ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, ठीक है, और भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, ये कोई शब्द ही नहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि भिज्ञ है इसमें अ लगा दिया तो विलोम बन गया, भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता, अभिज्ञ होता है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह जानने वाला, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी का आप विलोम बनाओगे तो क्या बनेगा अन लगा दो, अन और अभिज्ञ। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो ये अ जैसे क्या वैसा न और अ मिलके पूरा न हो जाएगा और बन जाएगा अनभिज्ञ, ठीक है, जो अच्छी तरह नहीं जानता, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा अनभिज्ञ। देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, आपको दे दिया अभिज्ञ का विलोम बताइए, ठीक है। ऑप्शन में है आपके पास में भिज्ञ, अनभिज्ञ और हो जाएगा ज्ञ, चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो अधिकतर लोग क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ ये अ लगता है तो विलोम बन जाता है, तो विज्ञ होगा तो विज्ञ अभिज्ञ हो जाएगा, लेकिन ये कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसका विलोम क्या करना है अनभिज्ञ करना है,
जो अच्छी तरह से नहीं जानता। चलिए अगला प्रश्न। देखिए, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, कीमती मतलब जिसकी कीमत हो, मतलब कुछ न कुछ तो कीमत है इसलिए कीमती है वो। अमूल्य, मूल्य जिसका मूल्य हो और अ लगा के विलोम बना दिया। अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, ना जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सही। बहुमूल्य मूल्य होता है, बहु लगा दिया जिसकी अधिक कीमत हो, बहुत अधिक कीमत हो, उसको बहुमूल्य कहेंगे। और कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। ये अमूल्य चीज है, ठीक है। जैसे विद्या है, तो विद्या की कोई कीमत है क्या, नहीं है, वो क्या होती है, अमूल्य होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चेतन, चेतन का विलोम बताना है आपको। चेतन शब्द क्या है, चेतना है ना, तो जागृत होता है, ठीक है। तो चेतन का जीव नहीं होगा, चेतन का विलोम क्या हो जाएगा, जड़, जिसमें कोई शुद्ध बुद्ध ना हो, एकदम जड़ हो, है ना, एकदम पत्थर की तरह जो हो, ठीक है, उसको कहेंगे जड़। और चेतन जिसमें चेतना हो, जगत भी नहीं होगा, अचल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जड़ एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए विलोम युग में गलत है, अब कौन सा विलोम युग में गलत है ये बताना आपको। दक्षिण का क्या होता है, पश्चिम भी होता है और वाम भी होता है, ठीक है। यहाँ आप कब इसको गलत मानोगे, जब यहाँ कोई तीनों के तीनों सही हो, तब आप इसको गलत मान सकते हो कि दक्षिण का पश्चिम दिशा के आधार पे, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे, दयालु का चालाक, दयालु का चालाक नहीं होता, यही पे गलती है। तो ये वाला जो जोड़ा है बिल्कुल सही है। दयालु का क्या हो जाएगा, निर्दय, यही गलत है, सेकंड ऑप्शन सही। नेकी का बदी हो जाएगा, जो बद्ध है वो मुक्त हो जाएगा विलोम, यहाँ सेकंड ऑप्शन गलत है, तो हमारे पास सही हो जाएगा। ये गलत युग में पूछा था। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए क्या हो जाएगा, क्यारी, कियारी, 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 क्या हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, क्या होता है, क्यारी होता है ना। तो सही शब्द है वो है क्यारी हो जाएगा। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब इसमें बताना आपको कौन सा है। परिशिष्ट नहीं होता है, शब्द क्या होता है, शिष्ट होता है, ठीक है, ट वाला। अब इसमें आपने परि उपसर्ग लगा के क्या बना दिया, परिशिष्ट बना दिया। वैसे शिष्ट शब्द में आप वी उपसर्ग लगा के क्या बना दोगे, विशिष्ट बना दोगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि था नहीं, क्या होगा, ट होगा। तो ये वाला जो शब्द है वो गलत है। पौरुष बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, सेकंड वाला सही। लावण्यता नहीं होगा, यह भी लगा दिया, ता भी लगा दिया, दोनों एक ही काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, लवणता होना चाहिए, ठीक है, या फिर लावण्य होना चाहिए, ठीक है। या तो ता प्रत्यय लगाइए या फिर यह प्रत्यय लगाइए, ये भी गलत है। व्यवहारिक नहीं होगा, जब आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो सामने वाला अ क्या हो जाता है, आ में बदल जाता है, तो ये शब्द क्या होगा, व्यावहारिक, ये अलग गलत है, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारे पास पौरुष हो जाएगा, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वो आपको इसमें अशुद्ध बताना है। वह उत्तीर्ण हो गया, बिल्कुल सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, बिल्कुल सही, कोई त्रुटि नहीं। यह महिला बहुत विदुषी है। अब विदुषी किसको कहते हैं, जो महिला बहुत ही विद्वान हो, ठीक है। तो विद्वान शब्द हम पुरुष के लिए करते हैं और विदुषी महिला के लिए। जब विदुषी है तो यहाँ महिला की आवश्यकता नहीं है, तो यही हमारे पास में गलत है, तो ये सही हो जाएगा। वहां कौन कौन से लोग आए थे, अब प्रश्न किया, प्रश्नार्थक चिन्ह लगा है, बिल्कुल सही है ये भी। तो थर्ड ऑप्शन जो कि अशुद्ध वाक्य है, तो हमारे पास थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बादल का पर्यायवाची बताना आपको कि क्या है। जल्दी, जलद, जलजात,
या फिर जलद। देखिए अगर आपको ध या फिर धी दिखे, इसका अर्थ होगा धारण करने वाला। धारण करने वाला। वही अगर आपको ज दिखे तो इसका अर्थ क्या होगा? जन्म लेने वाला। अगर द दिखे तो देने वाला। अभी किस शब्द के साथ में जुड़ता है वो अर्थ उस प्रकार से निकालेंगे। जैसे जल के साथ में धी जुड़ा है, तो जल को कौन धारण करके रखता है? समुद्र। यह समुद्र का पर्यायवाची है। जलज, जल में कौन जन्म लेता है? तो कीड़े मकोड़े है बहुत सारे, है ना, बहुत सारी चीजें है, मछलियां है, शैवाल है। लेकिन जो मूल रूप से ये हो चुका है, किसके लिए रूढ़ हुआ है? तो कमल के लिए हुआ है। ये हो जाएंगे हमारे पास में कमल का पर्यायवाची। जलजात भी किसका है? कमल का पर्यायवाची है। जलद, अब जल के साथ क्या जुड़ा है? द। और जो जल को दे वो कौन होता है? बादल। तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलद। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अशुद्धि वाक्य है, मतलब आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से बताना है, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी बढ़ जाती है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन सही कर सकते हो, कोई त्रुटि नहीं। ठंड के दिनों में, यहाँ कोई त्रुटि नहीं। प्रातः काल के समय, अब काल का ही अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ आपको समय की आवश्यकता नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या है? गलत है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। वह आम को खा रहा है, इसमें क्या अशुद्धि है? लिंग संबंधित, तो वह से कोई दिक्कत नहीं है ना। कारक संबंधित, आम को खा रहा, तो को नहीं लगना चाहिए, है ना। कारक संबंधित अशुद्धि है यहाँ पे, क्योंकि आप निर्जीव वस्तु के साथ में को का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वह आम को खा रहा है या फिर वह चित्र बना रहा है, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि वह चित्र को बना रहा है। अगर ऐसा आपने लिखा तो ये क्या हो जाएगा? को लगा के आपने वाक्य को अशुद्ध कर दिया। वह चित्र बना रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो वह आम खा रहा है, तो को कारक चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्ध हो जाएंगे। वचन संबंधी भी नहीं है और क्रिया संबंधी भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इसमें विशेषण बताना आपको इस शब्द में, है ना। जो खोटी सी है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। तो खोटी सी है, वह अच्छी सी है, वह बुरी है, वह नीली है, वह सफेद है। फिर क्या करता है? गुण को दर्शाता है। तो खोटी सी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण पहला सही हो जाएगा। परिमाणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यह कौन सा विशेषण होगा, तब आप कह सकते हो सार्वनामिक विशेषण। चलिए किस विकल्प में विशेष्य है? अब विशेष्य आपको पता होना चाहिए कि किसमें विशेष्य। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। राम और लला दोनों क्या है? संज्ञा है। बुद्धिमती क्या है? विशेषण है। और स्त्री क्या आ जाएगा? विशेष्य। तो विशेष तो सेकंड में है, तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। रमापति, रमा और पति दोनों संज्ञा है। सीता और राम दोनों ही संज्ञा है। इसमें विशेषण है और ये क्या है? विशेष्य है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य बताना आपको, तो इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि हो। देखिए क्या बोला है? क्रिया से संबंधित अशुद्धि। जरूरी नहीं है कि पूरे वाक्य शुद्ध हो, लेकिन उसमें आपको कौन सी अशुद्धि बताना है? क्रिया संबंधित। वह जाना चाहता है, तो ये वाक्य पूरा सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका भविष्य उज्जवल हो, अब ये उज्जवल की वर्तनी क्या है? गलत है। इसमें क्या होता है? दोनों जगह कैसे होते हैं? आधे होते हैं। तो यह शुद्ध वाक्य है। लेकिन यहाँ शब्द शुद्धि संबंधित अशुद्धि है, ठीक है, क्रिया संबंधी नहीं है। तो ये ऑप्शन सही नहीं करना है। तो आप पढ़ते आ रहे हो, यहाँ गलत दिख गया। हाँ हमको तो पता है कि उज्जवल ऐसा सही होता है, यही है।
लगा दिया टिक, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं, पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। तुम क्या कर रहे हो, अब ये भी वाक्य गलत है, अब इसमें क्या गलती है बताइए। क्या किया मतलब प्रश्न पूछ लिया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्रश्नार्थक चिन्ह होना चाहिए। तो ये वाक्य भी गलत है, ये भी गलत है, और ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, उसने मुझे गाली निकाली, तो यहाँ क्या है, गाली निकाली नहीं जाती है, तो ये निकाली क्रिया यहाँ गलत है। क्या होगा यहाँ, बकी, उसने मुझे गाली बकी, तो बकी क्रिया आना चाहिए। तो क्रिया संबंधित अशुद्धि यहाँ पे है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता शब्द संबंधी अशुद्धि बताइए, तो आप सेकंड वाला सही करते। अगर आपसे पूछता कि विराम चिन्ह संबंधित बताइए, तो आप थर्ड वाला सही करते हैं, विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धि है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसका क्या आंसर होगा, विडोजा का पर्यायवाची है नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या फिर पत्थर। इसमें से क्या सही होगा, नक्षत्र को नहीं कहते, अप्सरा को भी नहीं कहते, इंद्र को कहते हैं ना। विडोजा किसका होता है, इंद्र का। और भाई आपसे अगर पूछा जाए हेरम्ब, हेरम्ब किसका पर्यायवाची है, तो बताइए, पत्थर का भी नहीं होता। हेरम्ब किसको कहते हैं, यह है गणेश जी का, ठीक है, गणेश जी को कहा जाता है हेरम्ब। अब मार का पर्यायवाची बताइए क्या होगा, जादू, स्वर्ग, अधम या फिर अनंत। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मार क्या है, मारना वाला नहीं है ना, मार किसको कहते हैं, कामदेव को। कामदेव का पर्यायवाची जादू नहीं होता है, स्वर्ग नहीं होता है, अधम नहीं होता है, क्या होता है, अनंत। ये बना है अन और अंग से, जिसका अंग ना हो। क्या किया है, जो शंकर भगवान है उन्होंने जो कामदेव है उसको भस्म कर दिया था, इसलिए जो काम है, जो काम वासना है, वो कहाँ आती है, मन में आती है, उसका कोई अंग नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनंग कहा जाता है। और मार कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, जो धनुष होते हैं, पुष्प के बाण होते हैं, उससे क्या करता है, वो मार करता है, ठीक है, इसलिए उसको मार भी कहा जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए, दो से अधिक उपसर्ग है। अब आपको इसमें ध्यान देना है, दो से अधिक पूछा है ना। आपको ये नहीं देखना है कि दो उपसर्ग इसमें, दो से अधिक। व्यवधान में क्या है, वी, औ और धान मूल शब्द। तो वी उपसर्ग और अ उपसर्ग, यहाँ पे दो उपसर्ग है। प्रत्याघात में क्या है, प्रति, आ और घात, यहाँ भी दो उपसर्ग है, प्रति और आ। निरूपण में क्या है, मेर, उप और माँ। माँ मूल शब्द है, यहाँ दो प्रत्यय है, यहाँ माँ है ना। आ कैसे हुआ, जब इसमें उपमा शब्द बनेगा और निर लगेगा, तो पीछे का जो आ है वो इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा निरूपम। सुव्यवस्थित, तो इसमें तीन उपसर्ग होना चाहिए, देखेंगे कौन कौन से, सु, वह आधा जुड़ा है, मतलब यहाँ कौन सी संधि है, तो क्या है, वी। अब यहाँ क्या है, आओ, और ये शब्द है स्था, तो इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो मूल शब्द हमारे पास स्था है, प्रत्यय है एक, टू, वी और अ, तीन उपसर्ग है, मतलब दो से अधिक उपसर्ग इसमें है चौथे ऑप्शन में, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, आलमारी शब्द है, आलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी नहीं है, पुर्तगाली का है ना। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डच भी नहीं है, फ्रांसीसी भी नहीं है, ठीक है। तो जो अलमारी है वो किसका हो जाएगा, पुर्तगाली का हो जाएगा। पुर्तगाली में और भी है, जैसे साबुन है, बाल्टी है, कमीज है, पतलून है, आलपीन है, ठीक है, संतरा है, ये पुर्तगाली हो जाते हैं। काजू है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। नौकर चिट्ठी लाया, इसमें आपको क्रिया बताना है, कौन सी क्रिया है।
तो हम जैसे प्रश्न कर लेंगे क्या लाया, तो हमको आंसर में क्या मिलेंगी, उत्तर हमको मिलेगा चिट्ठी, वो भी क्या है कर्म, और कर्ता भी उपस्थित है नौकर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो हमारे पास पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, अकर्मक भी नहीं, पूर्वकालिक भी नहीं, प्रेरणार्थक भी नहीं, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए शुद्ध वर्तनी है सुशोभित में, अब ये चारों ही दिए हैं अलग अलग तरीके से, इसमें तो ये होगा नहीं, इसमें गलत सा लगा दिया है शुरू में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बड़ी लगा कि ये गलत हो गया, छोटी होता है, ये होता है सुशोभित, तो पहला ही वर्ड शब्द जो है वो सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है वर्तनी शुद्ध, ये बिल्कुल पहला ही सही है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए और आधा सा होना चाहिए, यहाँ सब पूरा पूरा लिख दिया गलत है, यहाँ भी आधा ता होना चाहिए, ये शब्द क्या होना चाहिए, ज्योत्सना, आधा ता, आधा सा और फिर ना, ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लो इस शब्द को। ठीक है, तो ज्यादा आगे हो गए। अच्छा ये तो हो गया है ना, सुशोभित हो गया, ज्योत्सना हो गया। मेधावी का पर्यायवाची बताना आपको, मेधावी छात्रवृत्ति सुनी है ना, तो उसमें मेधावी छात्रवृत्ति किसको मिलती है, जिसमें कोई प्रतिभा होती है, जो अच्छा होता है पढ़ने में। ठीक है, तो निष्ठावान को कहेंगे क्या, नहीं होगा, अनुभवी को भी नहीं, विचारशील को भी नहीं, प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली होती है होता है उसी को मेधावी मिलती है, यही क्या आपस में पर्यायवाची है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिजु का पर्यायवाची पूछा आपसे, सीधा, भंगुर, वक्र, कठोर। अब क्या है, आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा इसको, है ना, बहुत बार पढ़ लिया होगा कि ऋजु वक्र, ऋजु का अर्थ क्या होता है, सीधा होता है, वक्र का क्या होता है, टेढ़ा। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि आपस में क्या है, विलोम है, और हमसे इसका पर्यायवाची पूछा है, तो ऋजु का पर्यायवाची क्या होगा, सीधा होगा, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमसे पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बृहत का विलोम बताना, बृहत मतलब बहुत बड़ा, और उसका विलोम पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता पर्यायवाची तो आप बड़ा लगा सकते थे, लेकिन विलोम पूछा है, बृहत और लघु मतलब छोटा, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। वक्र तो टेढ़ा होता है, इसका विलोम ऋजु हो जाएगा, और वीर नहीं होगा, तो लघु हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जाना जा सके मतलब ज्ञान वाला, यह मतलब जानने वाला होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, दुर्गम मतलब, गम मतलब गमन करना, दूर लगा के उसका कठिन कर देते हैं उसको, है ना, किसी भी चीज को, जहाँ गमन करना कठिन हो वो दुर्गम हो जाएगा। दुर्जे, जे मतलब जानना, और जिसको जानना कठिन हो वो दुर्जय हो जाएगा, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। दुर्दम में क्या क्या हो जाएगा, जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दम में हो जाएगा। दुर्बोध मतलब जिसको समझना कठिन हो वो दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए दुर्जय हो जाएगा। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश है, कौन सा वाक्यांश हो जाएंगे इस शब्द के लिए, मित का अर्थ क्या होता है, कम होता है, तो आप मित के साथ में कई शब्द बना सकते हो, है ना, तो मित कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूसी बरतने वाला, उपवास करने वाला, ये भी नहीं होगा, कंजूसी बरतने वाला कंजूस होता है, कम खर्च करने वाला मित वही होता है, ये मित शब्द के साथ वह लगा दीजिए। कम भोजन करने वाला हो जाएगा मितहारी, ये बना है मित और आहार से। ठीक है, तो जो कम भोजन करे, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे पास
50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। वह अपना चश्मा भूल गया, बिल्कुल सही। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, बिल्कुल सही है। मैं तुझे बता दूंगा, तुझे मुझे है ना, ये जो तेरे को मेरे को ऐसा जो शब्द होते हैं वो हिंदी में नहीं चलते। यहाँ क्या होना चाहिए? तुम्हें। ठीक है, तो यही हमारे पास ना शुद्ध वाक्य है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की जो मैराथन क्लास है 50 प्रश्नों की वो समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए या 20-25 प्रश्न वाले, कमेंट में जरूर बताएं, है ना, या फिर ऐसी क्लासेस मैं हफ्ते में एक दिन जरूर लाते रहूंगा। धन्यवाद।